starting with section 194N of the Income Tax Act, and wishing all of you once again a good morning. तो 194N सेक्शन हमको क्या बताता है? 194 सेक्शन N कहता है कि every person which is a banking company or a cooperative society engaged in banking or a post office, यदि कोई बैंक है या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक है या फिर कोई पोस्ट ऑफिस है जिसको कुल राशि देनी है, कोई भी राशि देनी है कैश में राशि देनी है, यानी कि कोई बैंक है वो कैश डिस्पेंस जब करते हैं और उनको पूरे प्रीवियस ईयर में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि देनी है किसी भी पर्सन को, तो उस पर वो उनको 2% TDS काटना है। यानी अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कैश ले रहा है तो उन कैश ट्रांजैक्शंस को नेट में लाने के लिए ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो जिसको कैश दे रहा है, कोई बैंक या कोई कॉर्पोरेट बैंक या पोस्ट ऑफिस, और वो कैश 1 करोड़ से ज़्यादा का है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइकली वर्ड नहीं यूज़ किया गया है। जहाँ पे लाइकली वर्ड यूज़ नहीं किया, इसका मतलब कि ठीक है, हमेशा ये पता नहीं होता कि कौन कैश लेने आएगा, इसीलिए लाइकली वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। तो जहाँ एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स, चाहे उस पर्सन के अकाउंट एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो ऐसी राशि जब दी जाएगी, यानी एक बार में जब 1 करोड़ से ऊपर की राशि बैंक देगा, तो 1 करोड़ से ऊपर की राशि जब एक बार में बैंक देगा किसी को, अब ये पता लगाने के लिए कि ये 1 करोड़ रुपया जो है ये एग्रीगेट अमाउंट्स भी हो सकते हैं, जैसे एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स। तो अगर कुल मिला के राशि 1 करोड़ से ऊपर निकल रही है तो भी जो भी वो पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर वो 2% ऑफ सच सम उसको काटना है, बशर्ते ये कि इन केस वो रेसिपिएंट जिसने की रिटर्न नहीं फाइल की है तीनों असेसमेंट ईयरों में, for all of the 3 assessment years relevant to the 3 previous years for which the time limit has expired, जिन सालों की रिटर्न फाइल करने की 139(1) की जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है, ऐसे 3 प्रीवियस ईयर्स जो पिछले थे उससे संबंधित जो 3 असेसमेंट ईयर्स थे उनकी अगर उसने रिटर्न नहीं भरी है, जिस साल में वो पेमेंट हो रहा है उसके पिछले 3 साल प्रीवियस ईयर्स, उनसे रिलेटेड असेसमेंट ईयर, यानी इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यानी तुरंत पहले होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर जो जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया जा रहा है। तो उस केस में जहां पर उसने रिटर्न नहीं भरा 3 साल पहले, तो अगर वो केवल 20 लाख रुपए भी पूरे साल में कैश ले रहा है कोई व्यक्ति बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, यहाँ 20 लाख लिखा है, कैश एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड डिडक्शन शैल बी, और डिडक्शन कैसे करना है कि डिडक्शन जो है वो 2% का होगा अगर 20 लाख से ज़्यादा की राशि है और 1 करोड़ तक की राशि पर, और उसके बाद 1 करोड़ से ऊपर की जो राशि है उस पर 5% TDS कटेगा। तो जो भी व्यक्ति इस तरह से कैश निकालते हैं बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से, उनके लिए प्रावधान है। अगर रिटर्न भरा हुआ है उन्होंने तो इसका मतलब है कि वो अपना कैश के ट्रांजैक्शन अपने रिटर्न में दिखा रहे होंगे, थोड़ा सा एक रहता है कि भाई वो दिखा रहे होंगे, उनको थोड़ा सा बेटर बेनिफिट मिल सकता है कि अगर वो रिटर्न भर रहे हैं
तो जो रिटर्न भर रहे हैं ठीक से वो तो या 3 साल, मतलब जिनकी रिटर्न नहीं भी भरी गई तो 2 साल नहीं भरेगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जिसकी रिटर्न 3 साल से नहीं भरी जा रही है उसको अगर 20 लाख से ज़्यादा का कैश साल भर में दिया जाता है तो उस पर टीडीएस कटेगा। 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक की राशि पर टीडीएस कटेगा 2%, और उसके ऊपर जो है वो 5% टीडीएस कटेगा अगर रिटर्न नहीं भर रहे। अगर रिटर्न भर रहे हैं तो फिर 2% टीडीएस कटेगा। और बशर्ते फर्दर और आगे एक और शर्त है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में स्पेसिफाई कर सकता है, नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट में उस रेसिपिएंट को, उस प्राप्त करने वाले को, इन उस केस द फर्स्ट प्रोवाइजो शैल नॉट अप्लाई, जिसके केस में ये पहला प्रोवाइजो नहीं अप्लाई करेगा या रिड्यूस रेट पे अप्लाई करेगा, अगर वो रेसिपिएंट ये सेटिस्फाई कर देता है उस कंडीशन को जो कि उस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। तो यहाँ पे एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे दिया गया है कि वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम सीबीडीटी करेगा कि रिजर्व बैंक से कंसल्टेशन करना होगा इस विषय पे। रिजर्व बैंक से जो कंसल्टेशन हो रहा है यहाँ पे, उसमें रिजर्व बैंक भी अपना एडवाइस देगा कि कोई व्यक्ति को कोई कैश निकालने की क्या जरूरत आन पड़ सकती थी, और या कोई ऐसी कंपनी हो जिसको कि कैश का ही ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो उस केस में उस कंपनी के नाम पे एक नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा कि ठीक है आप कर सकते हैं, तो आपके ऊपर फर्स्ट प्रोवाइजो नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट प्रोवाइजो नहीं लगेगा का मतलब कि अगर आप रिटर्न नहीं भी भरते हैं आपको ज्यादा रेट पर टैक्स नहीं कटेगा। केवल फर्स्ट प्रोवाइजो के लिए ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज ओनली फॉर द फर्स्ट प्रोवाइजो। पार्टिसिपेंट से ये उम्मीद रखती जाती है कि वो अपने ऑडियो को, माइक को म्यूट रखेंगे। थैंक यू सो मच। माइक को बिल्कुल म्यूट रखिए, उसको ऑन मत करिए, अदरवाइज बाकी सब लोगों को सुनने में दिक्कत होती है। माइक बिल्कुल भी ऑन मत करिएगा, अपना उसको ऑफ करके रखिए। थैंक यू सो मच। तो उसके बाद ये बात, अब मैं ये स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ, क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये जो सेकंड प्रोवाइजो है ये केवल फर्स्ट प्रोवाइजो से डील कर रहा है। उस रेसिपिएंट को नोटिफाई किया जा सकता है जिसके ऊपर फर्स्ट प्रोवाइजो नहीं लगेगा या फर्स्ट प्रोवाइजो कम रेट पे लगेगा। यानी वो व्यक्ति जो कि रिटर्न नहीं भर पाया उसके ऊपर लगता है फर्स्ट प्रोवाइजो। लेकिन ये 2% वाली जो बात है वो तो रहेगी, उससे कोई बचेगा नहीं कि अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि लेता है बैंक से तो उसको कुल राशि जो साल भर में, तो उसको उस पर टीडीएस कटवाना पड़ेगा या उसका टीडीएस कटेगा। और इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है कि यदि ये पेमेंट गवर्नमेंट को किया जा रहा है, यानी कैश में, जैसे कोई गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है, यदि कोई भी व्यक्ति कैश में गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है, एक सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज registered under the Multi-State Cooperative Society Act 2002 be treated as cooperative society engaged in carrying on business of banking or post office and claim exemption from deduction under section 194(n). देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होगी, कोई जरूरी नहीं है केवल वो, कोई जरूरी नहीं है के बिजनेस के लिए हो। तो बैंकिंग के बिजनेस के लिए अलग से प्रावधान है जिसके अंतर्गत उनको बैंकिंग का बिजनेस करने का परमिशन लेना होगा। केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होने से
ये गारंटी नहीं हो जाएगी कि वो बिजनेस बैंकिंग का बिजनेस कर सकते हैं। तो इसलिए ये देखना होगा क्या वो कोऑपरेटिव बैंक होने के लिए या कोऑपरेटिव बैंक बनने के लिए उन्होंने सारे परमिशंस ले लिए हैं कि नहीं ले लिए हैं। तो जो भी कोऑपरेटिव बैंक है वो उसके लिए ही 194N के जो एडवांटेजेस हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस डेफिनेटली उसको मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर बहुत से एडवांटेजेस ऐसे भी होते हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं मिलते हैं लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल जाते हैं। तो एज ए कोऑपरेटिव अगर वो रजिस्टर्ड है तो एडवांटेज तो उसको मिलेगा। खा लो, दे दिए मैंने। खा लो आलू। तो इस क्वेश्चन में आप ये बताइएगा थोड़ा सा चेक करके कि क्या कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 194N में अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक का काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए टीडीएस का प्रावधान नहीं है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इतना 1 करोड़ की राशि से ज़्यादा दे देती है किसी को तो फिर उसके लिए टीडीएस काटना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए जो बिजनेस ऑफ बैंकिंग में है। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैंकिंग बिजनेस करने का अधिकार नहीं होता है। तो हालांकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है क्योंकि वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, और ऐसे केस में अगर वो बैंकिंग का बिजनेस लाजमी रूप से कर रही है तो डेफिनेटली उन्होंने अप्रूवल ले लिए होंगे। अगर अप्रूवल ले लिए हैं उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक का बिजनेस करने के लिए, तब टीडीएस के प्रावधान उन पर डेफिनेटली लागू होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या किया गया है? यदि सरकार को कोई पैसा दिया जाता है कैश में तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। यदि किसी बैंक को दिया जाता है, यानी जैसे कोई डिपॉजिट कर रहा है बैंक में या कैश, बड़ा कैश डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, उसको टीडीएस नहीं काटना है। कोई भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है किसी बैंकिंग कंपनी का या कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कि बैंकिंग का बिजनेस कर रही है, तो इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को अगर पैसा दिया जाता है तो भी इस पे टीडीएस का प्रावधान नहीं लागू होगा, क्योंकि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार वो कोई ज़रूरी कार्य कर रहा है। कोई भी एनी वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम मशीन किसी बैंकिंग कंपनी का या कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो ये जो एटीएम ऑपरेटर हैं या वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर हैं, इनका क्या काम रहता है? हो सकता है ये पैसे कलेक्ट करते हो बैंक के बिहाफ पे, उसको देखना पड़ेगा। अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, ये जो एक्ट है इसके तहत ये पैसे इकट्ठे करते होंगे, और ये एक ज़रूरी काम कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो ऑब्वियसली इनको जब पैसा दिया जाता है तो उस पर टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। नाउ provided also that the central government may specify in consultation with Reserve Bank of India by notification the recipient in whose case the provision of this section shall not apply or apply at reduced rate if sub recipient satisfies the following. अब क्या हो गया कि ऊपर तो लिखा था कि फर्स्ट प्रोवाइजो नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ पर ये भी लिख दिया गया बाद में। थोड़ा सा इसका जो बनावट है सेक्शन की, उसमें थोड़ा सा इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हालांकि एक जगह लिख दिया कि फर्स्ट प्रोवाइजो नहीं अप्लाई करेगा नोटिफिकेशन, एक जगह लिख दिया है कि पूरा सेक्शन ही अप्लाई नहीं करेगा नोटिफिकेशन से। तो सीधे पूरा सेक्शन नहीं अप्लाई करेगा ये कह दिया जा सकता था, लेकिन शायद
सरकार का इंटेंशन ये है कि जब किसी को फर्स्ट प्रोवाइजो से मुक्त किया जाता है तो उसके लिए एक अलग नोटिफिकेशन होता है, जो कि जिस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि ये सेकेंड प्रोवाइजो के अंतर्गत किया जा रहा है, और जहां पर नोटिफिकेशन पूरे सेक्शन से एग्जाम करने के लिए किया जा रहा है किसी रेसिपिएंट को, उस नोटिफिकेशन में लिखा जाएगा कि फोर्थ प्रोवाइजो के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा है 194 एन सेक्शन के। तो समझिए कि आम शब्दों में अगर लें तो ये जो सेक्शन इस बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ से ज़्यादा पूरे साल में, एनीवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, कोई भी राशि, बीइंग एन अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स इन कैश एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एग्रीगेट मतलब कई बार वो राशियां ले रहा है और उनका जोड़ 1 करोड़ आ रहा है, तो जो टीडीएस कटेगा वो सच सम पे कटेगा, यानी जो भी राशि उसने कुल मिला के लिए वो पूरे पे कटेगा। तो जैसे ही वो 1 करोड़ से ऊपर जाता है, मान लीजिए कि उसने शुरू में कुछ राशियां निकाली बैंक से, फिर वो गया बाद में जाके उसका 1 करोड़ हो गया निकालते निकालते। अब जो है जब उसके बाद कोई राशि वो निकालेगा तो उस राशि में से टीडीएस काटना पड़ेगा, और टीडीएस जब काटेंगे तो 2% पूरे पूरे राशि का, यानी 1 करोड़ का पूरा टीडीएस काटना होगा बैंक को। तो अगर वो उतनी राशि नहीं निकाल रहा है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ उसने निकाल लिया, अब वो मान लीजिए 1 करोड़ पे 2 लाख टीडीएस काटना चाहिए। अब वो बैंक के पास आता है और कहता है कि साहब मुझे 2 लाख रुपए, मुझे 3 लाख रुपए विड्रॉ करने दीजिए। तो बैंक उसमें से क्या करेगा, उसको 2 लाख का टीडीएस काट लेगा और 1 लाख रुपया जो है उसको दे देगा। यदि मान लीजिए वो बैंक के पास आता है, कहता है मुझे 50,000 दे दीजिए, तो बैंक उस राशि को काट के उसको कुछ नहीं देगा, बस 50,000 रुपये जो है वो टीडीएस का जमा कर देगा। और चूंकि उसके पास कोई राशि नहीं है काटने के लिए, तो पुराना जो राशि उसने इसमें से काटा था, जो उसको दे दिया था, उसके एवज में बैंक रिकवर कर सकता है टीडीएस का अमाउंट उस पर्सन से। वो पर्सन को बैंक को नोटिस देगा कि आपके हमारे पास ये राशि मौजूद है, हमने जब 1 करोड़ नहीं हुआ था तो हमने नहीं काटा था, लेकिन अब हमको पूरे 1 करोड़ पे 2 लाख का टीडीएस काटना है, तो हम आपका अकाउंट डेबिट कर दे रहे हैं और इसको जो है सरकार को उसका पेमेंट कर दे रहे हैं। बिकॉज इन दैट वे बैंक इज रिकवरिंग द टीडीएस फ्रॉम दी पर्सन जिसको उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया है। यहाँ ये और अच्छा होता तो एक लाइन इसमें ऐड कर दी जाती कि कभी भी बैंक चाहे तो उसको घटा बढ़ा सकता है राशि को, उससे बैंक को और सुविधा हो जाती है। अभी यहाँ पे बैंक के लिए रिकवरी वाली पोजीशन आ जाती है, ये थोड़ा सा डिसकंफर्ट वाली सिचुएशन यहाँ पैदा हो सकती है बैंकों के लिए कि जब उनके पास कोई राशि नहीं है तो काटे कैसे। अब जबरन किसी के अकाउंट से पैसा डेबिट करना वो बैंक के हाथ में नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल बैंक ने अकाउंट खोलते टाइम ही बैंक को टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखना पड़ेगा कि आप खाते में अगर कोई टीडीएस की राशि जो कटने वाली होगी, जो हम नहीं काट पाए होंगे, तो हम आपके अकाउंट से डेबिट कर देंगे। इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही अगर उसका अकाउंट खुला हुआ है तब बैंक उससे तुरंत ही रिकवर कर सकता है। और इसीलिए चूंकि बैंक के पास पावर है रिकवर करने का, इसलिए शायद इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जब भी वो 1 करोड़ हो जाए तो पूरी राशि पर वो टैक्स काट के जमा करे। ये हुआ 194N प्रावधान, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। बिजनेसमैन के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेसमैन क्या है कि करंट अकाउंट में उनके पैसा रहता है और बिजनेस करते हैं वो, और कई बार क्या है कि उनको बहुत कैश की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यदि उनको कैश की ज़रूरत पड़ती है, वो 1 करोड़ से ऊपर निकल जाते हैं अगर, तो टीडीएस अपने आप कट जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान इसलिए भी है कि अगर सरकार इस राशि को 1 करोड़ से घटा दे, देखिए जो लोग रिटर्न नहीं भरे उनके लिए तो 20 लाख कर ही दिया गया है। जो लोग रिटर्न नहीं भरते हैं और अगर जाके वो, इसका मतलब कुछ कैश की डीलिंग या कोई ब्लैक की डीलिंग कर रहे होंगे, अब वो जब बैंक में जाएंगे कुल राशि वो 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे जब तक कि टीडीएस नहीं कटेगा उनका। तो इसलिए, और ऐसे लोग बहुत हो सकते हैं जो टैक्स नेट के बाहर रह के और रिटर्न नहीं भर रहे हैं और अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं,
तो यहाँ पे वो टैक्स नेट में उनको लाने का बड़ा अच्छा जरिया है कि वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। ये प्रावधान और भी इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा। जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स की आजकल लोग बात करते हैं कि आप बैंक ट्रांजैक्शन पे टैक्स ले लो तो आपको इनकम पे टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही इस राशि को सरकार और अगर घटा देती है, मान लीजिए इसको 10 लाख कर देती है या 5 लाख कर देती है, लेट अस से 2 लाख कर देती है, तो वर्चुअली ये बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स बन जाएगा एक तरह का। इस प्रावधान में ये काबिलियत है कि ये बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स बन जाने की इसमें एबिलिटी है अगर उस तरह से देखा जाए तो दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी आई कंसिडर इट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। और देखना होगा कि सरकार इस सेक्शन के साथ आगे क्या करती है। 194N के बाद आते हैं 194O पे। 194O है पेमेंट ऑफ सर्टन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कोई राशि दे रहा है। कुछ रिपीट हो रहा हो आपके लिए, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड अगर हम कोई और डीप में जाके किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं। और कल चूंकि थोड़े पार्ट्स वी कुड नॉट रिकॉर्ड ऑल्सो, सो आई थिंक इट विल हेल्प अस टू रिकॉर्ड दोस थिंग्स बिकॉज नाउ आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। 194O कहता है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से शुरू होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के पार्ट बी का कोई भी जो प्रावधान है इस चैप्टर यानी जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं जो कलेक्शन एंड रिकवरी से संबंधित है, पार्ट बी में कोई भी प्रावधान हो जहां पर वेयर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज फैसिलिटेटेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, जहां पर भी गुड्स की सेल या सर्विसेज प्रदान करने को ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के द्वारा आसान बनाया जाता है किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे अमेजॉन वगैरह, उनके पास एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म वो फैसिलिटेट करता है कि ई कॉमर्स में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो बिजनेसमैन अपना माल बेच रहा है अमेजॉन के माध्यम से या फ्लिपकार्ट के माध्यम से या इसी तरह के और भी जो भी साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। अमेजॉन पे जाके अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो अमेजॉन आपको उसको नहीं बेच, और व्यक्ति है जो बेच रहा है। जैसे आपका जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वो मार्केट प्लेस है, वो डिजिटल मार्केट प्लेस है। डिजिटल मार्केट प्लेस में बहुत सारे ऑपरेटर और बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, पार्टिसिपेंट यानी जो माल बेच रहे हैं उसको। तो सच ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना होगा, जो सेल अमाउंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर के अकाउंट में जाएगा, तो उसको जब वो क्रेडिट करेगा या सर्विसेज का अमाउंट को क्रेडिट करेगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के अकाउंट पे, यानी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो उनका ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का अकाउंट है उसमें जब क्रेडिट करेगा, तो क्रेडिट करते टाइम या पेमेंट करते टाइम जो है जो भी पहले होगा वो 1% टैक्स जो है उस पर डिडक्ट करेगा। ये ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन्स को टैक्स होने की बात हो रही है, बिकॉज अब क्या है कि ई कॉमर्स के बहुत से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। बहुत सा सामान लोग जो हैं, आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट की सेल लगी है, अमेजॉन की सेल लगी है, सब सेल लगती रहती है ऑनलाइन बाजार में, उसमें लोग माल खरीदते हैं। सरकार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा जरिया यहाँ पे आ गया कि जो भी ई कॉमर्स पे पेमेंट कर रहा है, जो ई कॉमर्स हमारा ऑपरेटर है, जो जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, जब वो उस दुकानदार को पेमेंट करेंगे यानी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेंगे, पेमेंट क्यों करेंगे, पेमेंट उन्होंने खरीदार से रिसीव कर लिया है और अब वो पेमेंट ट्रांसफर करेंगे वो अपना कमीशन वगैरह काट के। तो जब वो उसको क्रेडिट करेंगे तो जो भी राशि वो उसकी क्रेडिट करेंगे
कमीशन काटने के बाद, उसका 1% उनको काटना है टीडीएस के रूप में ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द सेल और सर्विसेज। यानी जो भी ग्रॉस अमाउंट है सेल का या सर्विस का, और यहां ग्रॉस अमाउंट से मतलब है कि कमीशन को माइनस नहीं करना है। तो यहां पे आई स्टैंड करेक्टेड कि 1% जब उनको काटना है जो भी सेल हुई थी, कमीशन को बाद में देखा जाएगा। कमीशन तो आप अपनी काट ही लो, वो तो सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कहेगी, तो अपने कमीशन काटेंगे ही। दैट इज अ डील बिटवीन द ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो जो पैसा ग्रॉस अमाउंट, जो सेल या सर्विस का जो ग्रॉस अमाउंट है विदाउट डिडक्शन ऑफ कमीशन, जो पेमेंट किया जाएगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, उस पर 1% का टैक्स उस पर काटना है। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन एनी पेमेंट परचेजर ऑफ द गुड्स और रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट कर रहा है परचेजर ऑफ द गुड्स, या जिसने सर्विस प्राप्त की है, और वो पेमेंट करता है डायरेक्टली टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अगर मान लीजिए करता है डायरेक्टली कोई भी पेमेंट जो परचेजर के द्वारा, कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो आप पेमेंट करें सीधा वो क्रेडिट कार्ड से, बीच में अमेजोन आ ही नहीं रहा, सीधे जा रहा है वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के पास। परचेजर पेमेंट कर रहा सीधे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। तो जहां पर भी ऐसा है कि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो, अगर डायरेक्ट पेमेंट, एनी पेमेंट मेड बाय परचेजर ऑफ गुड्स और रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली टू एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और बोथ फैसिलिटेटेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, जहां पर भी कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर फैसिलिटेट कर रहा है कि आप डायरेक्ट पेमेंट जो है हमें मत दीजिए और डायरेक्ट पेमेंट करिए पार्टी को, तो जो राशि वो डायरेक्टली देगा वो मान ली जाएगी शैल बी डीम्ड टू बी द अमाउंट क्रेडिटेड और पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये मान लिया जाएगा कि वो राशि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा दी गई है टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को ये मान लिया जाएगा, भले ही वो डायरेक्ट जा रही है, लेकिन वो ये मान लिया जाएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर उस राशि को ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को डायरेक्टली पे कर रहा है, और उस राशि को किया जाएगा एंड शैल बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस। तो जिस पे टीडीएस कटना है ग्रॉस अमाउंट पे, उस राशि में इसको शामिल किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स अंडर दिस सेक्शन, दिस सबसेक्शन, डिडक्शन के पर्पस से। यानी उसको भी शामिल किया जाएगा जो कि डायरेक्टली परचेजर जो है वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है, और शामिल कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह को ये निर्देश एक तरह से दे रही है सरकार कि अगर आप ये सिस्टम बना देंगे अपने यहाँ कि डायरेक्ट पेमेंट जाएगा, तो भी टीडीएस आपको जमा करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आप डायरेक्ट, आप कहें वो तो डायरेक्ट पेमेंट कर रहा, हम तो केवल फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम क्यों टीडीएस काटे, हमारे पास आ ही नहीं रहा पैसा। क्योंकि यहाँ प्रावधानित है कि वो ग्रॉस अमाउंट में शामिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर 1% टीडीएस काट के जमा करना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। तो इसलिए जब वो प्लेटफॉर्म बनाएंगे अपना, उसी में वो उस चीज को निहित रखेंगे। जब भी कोई पर्सन डायरेक्ट पेमेंट करेगा, तो उसका एक पार्ट पेमेंट जो है, जो टीडीएस कटने वाला पेमेंट आ जाएगा ऑपरेटर के पास, और बाकी का राशि चली जाएगी जो गुड्स का सेलर है उसके पास। तो जो राशि आ जाएगी अमेजोन वगैरह के पास, डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास, ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास, वो राशि फिर वो सरकार के खाते में जमा कर देगा as income tax deducted. No deduction under subsection 1 shall be made from any sum credited or paid or likely to be credited or paid during the previous year to the account of an e-commerce participant being an individual or HUF. अगर ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट एक इंडिविजुअल या HUF है, उसके लिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन किया हुआ है कि अगर जो माल बेचने वाला है वो इंडिविजुअल है या फिर वो HUF है, और जहां पे जो ग्रॉस अमाउंट है सेल या सर्विस का वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है, और वो जो इंडिविजुअल HUF है उसने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार जो है, आधार नंबर या परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश कर दिया है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ऐसी कंडीशन में फिर उसको टीडीएस नहीं काटना है।
ये उन छोटे जो व्यापारी हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आके माल बेचते हैं, उनको असुविधा ना हो जाए और उनका टीडीएस खामा खाना कट जाए अगर वो 5 लाख से भी कम का माल बेच रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक ऑपरेटर के। इसमें क्या होगा कि ये 5 लाख की लिमिट लगाने के बाद हर ऑपरेटर ये कोशिश करेगा कि मैं सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ूं, जिससे कहीं 5 लाख कहीं 5 लाख ऐसे करके हो भी तो भी मेरा टीडीएस ना कटे। बट दैट इज फाइन, अगर वो ऐसा करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सरकार ने एक लिमिट रखी है कि 5 लाख से ऊपर अगर है ट्रांजैक्शन किसी भी एक ऑपरेटर के साथ पूरे साल में, अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, जो माल बेच रहे हो, आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर आप अपना आधार ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे दो। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आजकल जो है वो आधार लेते ही हैं। ये जरूरी नहीं कि परमानेंट अकाउंट नंबर ही दिया जाए, आधार भी दिया जा सकता है। और क्योंकि आजकल अब परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार इन दोनों को लिंक किया जा रहा है। उसके बाद notwithstanding anything contained in part B of this chapter, a transaction in respect to which tax has been deducted by the e-commerce operator under subsection 1 or which is not liable to deduction under subsection 2 shall not be liable to tax deduction at source under any other provisions of this chapter. तो उस ट्रांजैक्शन पे, जिस ट्रांजैक्शन पे यहां पे टीडीएस कट गया, उस ट्रांजैक्शन पे और किसी प्रावधान में इस चैप्टर के टीडीएस फिर नहीं कटेगा। जैसे वो कमीशन वाला 194J, तो और भी जो भी प्रावधान है, किसी भी प्रावधान में नहीं कटेगा। यानी जब टीडीएस कटेगा तो एक ही प्रावधान में कटेगा। इस बात को, जिससे कंफ्यूजन ना रहे, तो यहां पर इसको वरीयता दी गई कि अगर कोई इस टाइप का ट्रांजैक्शन है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे माल बेचने पे हो रहा है, और अगर उस प्लेटफॉर्म पे माल बेचने की वजह से कोई टीडीएस कट जाता है, तो उस ट्रांजैक्शन पर और किसी प्रावधान के अंतर्गत फिर टीडीएस नहीं कटेगा, बशर्ते कि provisions of this subsection shall not apply to any amount or aggregate of the amounts received or receivable by an e-commerce operator for posting advertisements or providing any other services which are not in connection with the sale or services referred to in subsection 1. तो एक तरह से यहाँ शर्त बशर्ते करके ये बात एक्सप्लेन की जा रही है, क्लैरिफाई की जा रही है कि यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई एडवर्टीजमेंट होस्ट कर रहा है किसी के लिए, यानी से अमेजोन पे किसी ने एडवर्टीजमेंट डाला अपना, या कोई और सर्विस दे रहा है जिसका सेल या सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस पर ये टीडीएस के प्रावधान नहीं। और उसके बाद ये आ रहा है कि इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, अगर कोई डिफिकल्टी अराइज होती है तो बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से गाइडलाइन इशू कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। तो बोर्ड को डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए एम्पावर किया गया यहाँ पे विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एवरी गाइडलाइन विच इज इशूड बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो गाइडलाइन इशू होंगी ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश की जाएंगी और वो बाइंडिंग हो जाएंगी सभी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पे, और वो बाइंडिंग हो जाएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। तो ये जो गाइडलाइन हमेशा यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर पर भी गाइडलाइन को बाइंडिंग कहा जा रहा है, इस वजह से ये प्रावधान यहाँ पे लाया गया है। वैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पर तो जो भी बोर्ड की गाइडलाइन है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बाइंडिंग ही होती है, लेकिन यहाँ लॉ के द्वारा उसको बाइंडिंग बनाया जा रहा है कि अगर कोई सर्कुलर है, कोई गाइडलाइन है जो बोर्ड नॉर्मली इशू करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग की जाती है कि भाई अगर इतने रुपए से ऊपर की अपील है तो जो है आपको अपील नहीं करनी है आईटीएटी में या सीआईटी अपील। वो गाइडलाइन है।
हालांकि आजकल कोर्ट्स इस तरह से इंटरप्रेट करने लगे हैं कि बोर्ड अपनी गाइडलाइन से बंधा है, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय कि उस गाइडलाइन को फॉलो करें। कारण ये कि गाइडलाइंस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रस्तुत होती हैं और पार्लियामेंट की टेबल पे वो रहती हैं एक सर्टन जो टाइम निर्धारित होता है 30 डेज का। जब कोई गाइडलाइन इस प्रकार से पार्लियामेंट के समक्ष आ जाती है तो वो एक तरह की लॉ का काम करने लगती है और वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर बाइंडिंग होती है। यहां पर खास बात यह है कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर पर भी उस गाइडलाइन को बाइंडिंग किया जा रहा है। For the purposes of this section, e-commerce operator shall be deemed to be the person responsible for paying to the e-commerce participant. जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही है। और फिर इन तीनों शब्दों को डिफाइन भी किया गया है कि व्हाट इज ई कॉमर्स या व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। So electronic commerce means the supply of goods or services or both, including the digital products over digital or electronic network. जब भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की जाती है, चाहे वो गुड्स या सर्विसेज डिजिटल हो या नॉन डिजिटल हो, किसी भी तरह के हो, इंक्लूडिंग का मतलब है जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट भी शामिल है, यानी कि नॉन डिजिटल भी शामिल होंगे। जब भी सप्लाई होती है गुड्स या सर्विसेज की, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। लेकिन ये सप्लाई होनी कैसे चाहिए? ओवर द डिजिटल नेटवर्क। जो नेटवर्क है वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होना चाहिए और उसके आधार पे ये सप्लाई होनी चाहिए। जब भले ही सप्लाई फिजिकल सप्लाई है लेकिन ऑर्डर कम से कम डिजिटल और ओवर द डिजिटल। जहां ओवर शब्द यूज कर दिया इसका मतलब यह है कि इसका सीधे होता है कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को इस्तेमाल करके जो फिजिकल सप्लाई हो रही है उस पर भी ये लागू हो। और हाँ, हालांकि इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं एसएससी, वो कहेंगे भी जो ये केवल डिजिटल चीज़ों के लिए है, लेकिन नहीं, क्योंकि साफ किया गया है कि इंक्लूडिंग द डिजिटल प्रोडक्ट, दैट मीन्स दैट डिजिटल प्रोडक्ट्स के अलावा और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन सप्लाई डिजिटल नेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ऊपर की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उसके इस्तेमाल करके किया जाएगा। बी आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर एक पर्सन है जो कि ओन करता है या ऑपरेट या मैनेज करता है उस डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के पर्पज से। हमारा जो जेम प्लेटफॉर्म है वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बढ़ावा दे रहा है। आई डोंट नो वेदर इसके लिए कोई गाइडलाइन है कोई अलग से कि जेम पर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। आई हैव टू फाइंड आउट, बट एज पर दिस सेक्शन आई थिंक इवन जेम पर भी टीडीएस कटना चाहिए अगर ये सवाल आता है तो, unless there is a guideline issued. I am not aware of it, but I'll find it out. ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में रेसिडेंट है। उस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को इंडिया में रेसिडेंट होना है। इसका मतलब कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसको भारत में एक सब्सिडरी खोलनी पड़ेगी अगर उसको ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट होना है। सीधे बाहर की कंपनी यहाँ पे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट नहीं बन पाती होगी एज पर दी अदर लॉ, जो कि किसी को ई कॉमर्स करने की सुविधा किस ग्राउंड पे मिल रही है उसमें उन निर्देशों में होगा कि दैट पर्सन हैज टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। इसीलिए वहाँ पर भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को डिफाइन किया गया है। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि किस गाइडलाइन से इसको लिया जा रहा है। परहैप्स उसको ज़रूरत नहीं समझी गई क्योंकि उसको क्लियरली यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, जो कि गुड्स को सेल कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या दोनों काम कर रहा है, और उसमें शामिल है डिजिटल प्रोडक्ट्स भी और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी के माध्यम से वो कर रहा है ऐसा थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। और
फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म में से वो गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस प्रोविजन फॉर ई कॉमर्स। तो इसमें सरकार के पास काफ़ी टैक्स आने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई बेसिक मिनिमम लिमिट भी नहीं है कि भाई इससे ऊपर के ट्रांजेक्शन्स पे ही लगेगा। बस एक छोटा सा एग्जाम्पशन हिंदू अनडिवाइड फैमिली और इंडिविजुअल्स के लिए जरूर किया गया है, लेकिन जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, जो इंडिविजुअल वगैरह नहीं होते हैं या इंडिविजुअल हैं भी, तो उनकी 5 लाख से ऊपर उसकी सेल आराम से हो जाएगी। तो जितने भी रीजनेबली बड़े सप्लायर्स हैं, उन सब का ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उस पर 1% टैक्स जो है वो कट ही रहा होगा उस पर भी, और इससे सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में अच्छे मात्रा में टैक्स आ रहा हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू। अब आ जाते हैं अदर सम्स पे। 195। सो 195 में यहाँ पे देखिए नॉन रेजिडेंट की बात की जा रही है। ये खास तौर पे जो नॉन रेजिडेंट्स हैं या जो फॉरेन कंपनीज हैं, उनके लिए प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी नॉन रेजिडेंट को या किसी फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट दे रहा है, एनी इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट दे रहा है जो कि 194 LB 194 LC में कवर नहीं होता या 194 LD में कवर नहीं होता, LB LC LD, कोई भी ऐसा इंटरेस्ट दे रहा है जो कि हम पढ़ चुके हैं ये सेक्शंस, तो इसलिए आप उससे रिलेट कर सकते हैं, या कोई भी दूसरी राशि दे रहा है, और एनी अदर सम, केवल इंटरेस्ट ही नहीं, यदि कोई भी पर्सन, और जब भी हम पर्सन कहते हैं डेफिनेशन, आप सीधे डेफिनेशन पे देखना आपको, नहीं कि ऑल दी पीपल हु आर अंडर 231 सेड टू बी पर्सन्स, एनी एंटिटी विच इज अ पर्सन। तो वो कोई भी पर्सन अगर नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को कोई इंटरेस्ट देता है या कोई भी दूसरी राशि देता है जो कि चार्जेबल है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये चार्जेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर वो ऐसी राशि देगा जो चार्जेबल नहीं है एक्ट के प्रोविजंस में, तो उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। और नॉट बीइंग इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, यानी सैलरी को छोड़ के अगर कोई राशि देता है, सैलरी के लिए तो हमने प्रावधान अलग कर रखे हैं, लेकिन सैलरी के अलावा यदि कोई राशि, यदि कोई व्यक्ति कोई राशि देता है या इंटरेस्ट देता है किसी भी नॉन रेजिडेंट को या किसी फॉरेन कंपनी को, तो उसके क्रेडिट होने के टाइम पे या उसके पेमेंट होने के बाद जो भी पहले हो, वो रेट्स इन फोर्स पे टीडीएस काटेगा। कहीं कहीं आप देखते होंगे रेट्स इन फोर्स लिखा हुआ, कहीं देखते होंगे कि नॉन रेजिडेंट के खास तौर पे जो प्रोविजंस है वहाँ रेट्स इन फोर्स इसलिए लिखा मिलता है कि कहीं भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो गया तो हम कम कर सकते हैं, उसके लिए हमको एक्ट में अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम रेट्स इन फोर्स अदरवाइज भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, एक नोटिफिकेशन ला के भी कर सकते हैं, या और साल दर साल ये फाइनेंस एक्ट में भी चेंज हो सकता है। अगर एक्ट में कोई चीज ले आते हैं उसमें एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ता है, लेकिन फाइनेंस एक्ट के द्वारा आप हर साल चेंज कर सकते हैं इस रेट को। Provided that in the case of the interest payable by the government or a public sector bank within the meaning of section 23D, अगर ये इंटरेस्ट सरकार दे रही है या कोई पब्लिक सेक्टर बैंक दे रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका मीनिंग ग्रहण किया जा रहा है 1023D सेक्शन से, या ये पेमेंट कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहा है, पेमेंट करने वाला, और तो डिडक्शन जो होगा वो तभी होगा जब एट द टाइम ऑफ द पेमेंट, यानी क्रेडिट करते टाइम नहीं होगा और केवल पेमेंट के टाइम पे ही होगा। अगर सरकार पेमेंट कर रही है तो ये नहीं कि उसने, सरकार ने क्रेडिट कर दिया या पब्लिक सेक्टर बैंक ने क्रेडिट कर दिया
तो उसको टैक्स टीडीएस जमा करना पड़ेगा, नहीं। लेकिन हाँ, जब पेमेंट करेगा वो, तब तो उसको टीडीएस उस पर काटना होगा, उस टीडीएस को जमा करना होगा। Now, explanation 1 says that for the purposes of this section, where any interest or other sum as aforesaid is credited to any account, ये राशि अगर किसी भी अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि ये राशि उस पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट की गई है जिसको कि वो पेमेंट किया जा रहा है, किसी भी नाम से अगर कर दिया जाए। उसके बाद, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद सबसेक्शन 1 एंड टू मेक डिडक्शन देयर अंडर applies and shall be deemed to have always applied and extends and shall be deemed to have always extended to all persons resident or non-resident. यहाँ पे डाउट रिमूवल है, ये प्रोविजन है। जब भी दिखाया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, आप मान के चलिए ये क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन है, ये एक डायरेक्टरी प्रोविजन है जिसमें एक क्लैरिफिकेशन या तो किया जा रहा है, कोई डायरेक्शन दिया जा रहा है, और यहाँ पर लॉ में कोई बदलाव नहीं लाया जा रहा। तो इसलिए क्योंकि लॉ में कोई बदलाव नहीं लाया जा रहा और केवल एक लॉ को क्लैरिफाई किया जा रहा है, तो इस तरह के प्रावधान जो होते हैं जहां फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स लिखा जाता है, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन चलेगा। यानी कि इस प्रावधान के आने से पहले वाले केस पे भी ये लागू हो जाएगा, क्योंकि यहां सिर्फ संदेह को हटाया जा रहा है, एक क्लैरिफिकेशन इशू किया जा रहा है। और ऐसे प्रावधानों में जनरली आप ये शब्द देखेंगे इस तरह लिखे हुए कि डीम टू हैव ऑलवेज अप्लाइड, ये मान लिया जाएगा कि हमेशा अप्लाई हुआ था, और ये मान लिया जाएगा डीम टू हैव ऑलवेज एक्सटेंडेड टू ऑल पर्सन, ये मान लिया जाएगा हमेशा हर पर्सन को ये एक्सटेंड हो रहा था, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, whether or not the non-resident person has a residence or place of business or business connection in India. उस रेसिडेंट का कोई घर है कि नहीं इंडिया में, उससे मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, या और कोई प्रेजेंस है कि नहीं नॉन रेजिडेंट की इंडिया में, उससे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि अगर जो पर्सन है, जो नॉन रेजिडेंट जिसको पेमेंट किया जा रहा है, या जो ऐसा नॉन रेजिडेंट है जो पेमेंट कर रहा है, ये दोनों चीजों पे एक तरह से अप्लाई कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से इसको पढ़ें प्रोविजन को, कि जो ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद सबसेक्शन 1 है और करने का जो ऑब्लिगेशन है, ये डिडक्शन करने के ऑब्लिगेशन की बात की है। तो डिडक्शन करने का ऑब्लिगेशन किसके पास होता है? जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है। पेमेंट किसको किया जा रहा है? पेमेंट नॉन रेजिडेंट को किया जा रहा है, नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी को। तो ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि यदि ये जो ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स है, ये उन सब पे अप्लाई करता है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। कई बार ये भी हो सकता है कोई नॉन रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है, तो उनको भी टैक्स काटना पड़ेगा, भले ही वो नॉन रेजिडेंट पेमेंट जो कर रहा है दूसरे नॉन रेजिडेंट को, उसका अपना कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है। नॉन रेजिडेंट बैठा हुआ है अमेरिका में, और दूसरा नॉन रेजिडेंट जो बैठा हुआ है अमेरिका में, उसको वो पेमेंट कर रहा है, वहीं बैठा हुआ दूसरे वहीं बैठे हुए आदमी को पेमेंट कर रहा है। तो यदि कोई भी राशि वो पे करता है, अगर वो राशि ऐसी राशि का पेमेंट कर रहा है जो कि सम चार्जेबल है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में चार्जेबल है अगर वो राशि, या कोई अगर वो इंटरेस्ट है जो कि चार्जेबल है, इंटरेस्ट वर्ड के साथ भी या चार्जेबल वर्ड जोड़ के देखा जाएगा, यानी चार्ज होने वाली राशि, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में जो चार्ज होने वाली राशि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को देता है या रेसिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को देता है, तो उस पर ये प्रावधान लागू होते हैं।
खासतौर पे यह डाउट क्लियर किया जा रहा है कि यदि वो व्यक्ति जो पेमेंट करने वाला है वो नॉन रेजिडेंट है, भले ही उसका कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं है, वो बाहर ही बैठा रहता है, ना उसका कोई घर है, ना बिजनेस है, कुछ भी नहीं है, या कोई भी तरह का और प्रेजेंस नहीं है उसका इंडिया में, तो भी उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी राशि का पेमेंट कर रहा है जो चार्जेबल है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के तहत. Where a person responsible for paying any such sum chargeable under this act other than salary to a non-resident. फिर अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जहाँ पर जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग है, जो चार्जेबल है अंडर दिस एक्ट सैलरी के अलावा नॉन रेजिडेंट को, वो ही समझता है, कंसिडर करता है, मतलब वो सोचता है, वो ये विचार करता है कि जो पूरी की पूरी राशि जो वो दे रहा है वो पूरी की पूरी राशि चार्ज नहीं होगी, और उसका एक पार्ट ही हो सकता है चार्जेबल हो. यानी अगर वो 100 रुपये दे रहा है तो उसको लगता है, वो कंसिडर कर रहा है कि 50 रुपये इसमें चार्जेबल है, 50 रुपये नॉन चार्जेबल दे रहा हूँ. तो ऐसे केस में जहाँ पूरी राशि नहीं है चार्जेबल, तो वो अपने ऊपर नहीं लेगा इस बात को, ये नहीं सोचेगा वो कितनी राशि इसमें से चार्जेबल है कितनी नहीं है. उसकी ड्यूटी वो एक एप्लीकेशन कर सकता है इन सच फॉर्म एंड मैनर टू द असेसिंग ऑफिसर टू डिटरमिन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. कि असेसिंग ऑफिसर डिटरमिन करें, तय करें प्रिस्क्राइब मैनर में कि कितना अप्रोप्रिएट पोर्शन होगा, उपयुक्त वो उसका प्रोपोर्शन होगा, अनुपात होगा ऐसी राशि का जो चार्जेबल है, और चार्जेबल कितना है वो बताएगा उसको, जैसा प्रिस्क्राइब मेथड है उसको यूज करके. और उसके बाद जब वो तय कर देता तो टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 ओनली ऑन दैट प्रोपोर्शन ऑफ द सम. एक बार वो जब बता देगा कि कितना प्रोपोर्शन है जो चार्जेबल है, उस प्रोपोर्शन पर ही टैक्स जो है वो काटा जाएगा. तो इसमें प्रिस्क्राइब फॉर्म है, और इस जो प्रिस्क्राइब फॉर्म की बात आ रही है कि 1/11/2019 से ये फॉर्म ऐड कर दिया गया है कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में जहाँ डाउट है पूरी राशि, लोग क्या करते हैं कि अगर वो चार्जेबल राशि दे रहे हैं उसके साथ नॉन चार्जेबल राशि मिला के दे देंगे और कहेंगे अरे साहब पूरी तो चार्जेबल नहीं थी तो हमें टैक्स नहीं काटा. तो इसलिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि अगर आपको कोई, आप ये जानते हैं कि या कंसिडर कर रहे हैं, विचार है आपका कि पूरी राशि चार्जेबल नहीं है, पार्ट राशि चार्जेबल है, तो आप एक एप्लीकेशन कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को. मे का मतलब यहाँ पे ये है कि आप बाद में ये नहीं कह सकते कि पूरी राशि तो चार्जेबल नहीं थी, मैंने बिल्कुल नहीं काटा. वो कह नहीं पाएगा, क्योंकि उसको मौका दे दिया गया कि अगर आपको डाउट था तो आप एप्लीकेशन कर देते. तो यानी कि अगर वो नहीं काटता टैक्स पार्ट राशि पे, अगर वो एप्लीकेशन ना भी करे तो भी पार्ट राशि जितनी चार्जेबल थी उस पर टैक्स काट के जमा कर दे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उसको यहाँ पे एक मौका दिया जा रहा है जिससे वो बाद में ये ना कह सके तुम हम पे इल्ज़ाम न लगा सको, इस टाइप से, मतलब वो इल्ज़ाम न लगा सके कि वो ये अपने अपने स्पष्टीकरण में ये ना कह सके कि भाई पूरा चार्जेबल नहीं था और आप कह रहे थे कि चार्जेबल राशि में देता हूँ तभी टीडीएस काटना है, अब पूरा तो चार्जेबल था नहीं. तब उसको कहा जा सकता है तो आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा, असेसिंग ऑफिसर से क्यों नहीं करवाया, या तो आप पूरे पे काटिए. Now, subject to the rules made under subsection 5, subsection 5 पे आएंगे, और any person who is entitled to receive any interest or other sum on which income tax has to be deducted. अब ये रेसिपिएंट के बारे में है जो रिसीव कर रहा है राशि को. जो भी व्यक्ति इस राशि को रिसीव कर रहा है, कोई इंटरेस्ट वाली राशि को या एनी अदर सम को, ऑन विच इनकम टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड, जिस पे इनकम टैक्स कटना है, अंडर सबसेक्शन 1 मे मेक एन एप्लीकेशन इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. और जो रिसिपेंट है वो भी एप्लीकेशन कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को कि वो एक सर्टिफिकेट दे दे, जिस सर्टिफिकेट के द्वारा उसको ऑथराइज किया जा सके कि वो उस राशि को रिसीव करेगा बिना किसी टैक्स के रिडक्शन के, या बिना किसी टैक्स के डिडक्शन के, या फिर और साथ में
जहाँ पर भी ऐसा सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाता है तो हर व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने का, उसके ऊपर ये ड्यूटी बन जाती है। ही शैल सो लॉन्ग एज सर्टिफिकेट इन फोर्स, जब तक वो सर्टिफिकेट फोर्स में रहता है तब तक ही शैल मेक पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट विदाउट डिडक्टिंग टैक्स। अगर उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है रेसिपिएंट को असेसिंग ऑफिसर से, तो वो सर्टिफिकेट वो दे देगा, और उसी उस सर्टिफिकेट में जो रेट उस सर्टिफिकेट के अनुसार, ये केवल नो डिडक्शन का है, लेस रेट का यहाँ पर प्रावधान नहीं है, या तो नो और फुल। वैसे भी रेट इनफोर्स कोई बहुत बड़ा रेट नहीं होता, उसमें नो या फुल ही रखना ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 4 पे। अ सर्टिफिकेट विच इज ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 3 शैल रिमेन इन फोर्स टिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड। उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा कि वो कब तक के लिए वैलिड है, या फिर अगर वो कैंसिल कर दिया जाता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा तो वो कैंसिलेशन की डेट तक, उसके पहले ही कैंसिल कर दिया जाता है तो कैंसिलेशन की डेट तक वो वैलिड रहेगा। और 5 में तो कहा ही गया कि बोर्ड में हैविंग रिगार्ड टू द कन्वीनियंस ऑफ द असेसीज एंड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, असेसी लोगों की सुविधा के लिए और रेवेन्यू के इंटरेस्ट में बोर्ड नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में रूल्स बना सकता है उन केसेस को स्पेसिफाई करते हुए जिसमें कि, और उन परिस्थितियों को स्पेसिफाई करते हुए, specifying the cases in which and the circumstances under which, किन केसेस में और किन परिस्थितियों में एक एप्लीकेशन की जाएगी फॉर द ग्रांट ऑफ ए सर्टिफिकेट अंडर रूल 3। तो रूल 3 में जहां लिखा है कि ही मे मेक एन एप्लीकेशन, जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसके लिए यहां कहा जा रहा है कि वो जो रेसिपिएंट है वो कौन सी कंडीशन है जिसमें कि वो ऐसी एप्लीकेशन करेगा। इसके बारे में बोर्ड असेसीज के कन्वीनियंस के लिए और रेवेन्यू का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो इसके लिए वो रूल्स बना सकता है, उन केसेस को स्पेसिफाई करते हुए, उन सर्कमस्टांसेस को स्पेसिफाई करते हुए जिसमें कि वो एप्लीकेशन की जाएगी नो डिडक्शन ऑफ टैक्स के सर्टिफिकेट को ग्रांट करने के लिए अंडर सबसेक्शन 3 एंड द कंडीशंस, और उन कंडीशंस को भी वो उस रूल्स में ले डाउन कर सकता है बोर्ड, सब्जेक्ट टू विच सच सर्टिफिकेट में बी ग्रांटेड, जिसके अधीन, जिन कंडीशंस के अधीन वो सर्टिफिकेट ग्रांट किया जा सकता है, एंड प्रोवाइडिंग ऑल अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर, और जितने भी उससे कनेक्टेड और भी मैटर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हुए। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी एनी सम whether or not chargeable under the provisions of this act shall furnish the information relating to payment of such sum in such form and manner as may be prescribed। 6 में क्या कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति नॉन रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट कर रहा हो, चाहे वो चार्जेबल हो चाहे ना हो, कोई भी व्यक्ति किसी नॉन रेजिडेंट को या किसी भी रेसिडेंट को किसी फॉरेन कंपनी को अगर कोई भी ऐसा पेमेंट कर रहा है, कोई भी राशि पेमेंट, ठीक है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे वो चार्जेबल हो चाहे ना हो, वो फॉर्म एंड मैनर भर के वो जमा करेगा जैसे प्रिस्क्राइब्ड है। दिस इज अ ह्यूज प्रोविजन, क्योंकि यहां पे एवरी पर्सन जो कि किसी भी जो हमारे एक्ट के अनुसार जो नॉन रेसिडेंट है या जो हमारे एक्ट के अनुसार जो फॉरेन कंपनी है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ नॉन रेसिडेंट नॉट बीइंग ए कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी कोई भी राशि, एनी सम, वेदर और नॉट चार्जेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, चाहे वो राशि चार्जेबल हो चाहे ना हो, ही शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ सच सम, कि कितनी राशि उसने दी थी उससे संबंध में जो भी पर्टिकुलर्स हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्म में भर के और प्रिस्क्राइब मैनर में उसको देना है इसको, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह की ह्यूज इंफॉर्मेशन आ रही है जो नॉन रेजिडेंट्स को जो पेमेंट होता है तो वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए ये फॉर्म, प्रिस्क्राइब फॉर्म, ये मैनर भरा जाता है।
उसके बाद notwithstanding anything contained in subsection 1 and subsection 2. Board may by notification of the official gazette specify a class of persons or cases. बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता है कि एक क्लास ऑफ पर्संस के केस में या क्लास ऑफ केसेस के केस में जहां पर वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पेइंग टू नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को जो पे करने के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो चार्जेबल हो चाहे ना हो, ये क्लास ऑफ पर्संस को बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता है. ये जो क्लास ऑफ पर्संस हैं, they shall make an application in such form and manner to the assessing officer to determine in such manner as may be prescribed the appropriate proportion of the sum charged. और उसके बाद बोर्ड ये नोटिफिकेशन कर सकता है कि कौन से ऐसे क्लास ऑफ पर्सन्स हैं या कैसे क्लास ऑफ केसेस हैं जो एप्लीकेशन करेंगे ही करेंगे प्रेस्क्राइब फॉर्म में या मैनर में टू द असेसिंग ऑफिसर, ये तय करने के लिए जैसे कि प्रेस्क्राइब्ड होगा कि अप्रोप्रिएट पोर्शन कितना था उस सम का एंड अपॉन की जो चार्जेबल था, जो भी राशि वो दे रहे हैं उसमें से कितना पोर्शन चार्जेबल था. ऐसा तय करने के बाद टैक्स shall be deducted under subsection 1 on that proportion of the sum. उस प्रोपोर्शन फिर वो टैक्स कटेगा. यहाँ पे बोर्ड इस नोटिफिकेशन के द्वारा ये तय कर सकता है कि एक फॉर्म में और क्लास ऑफ पर्सन्स और क्लास ऑफ केसेस के लिए कि उनको तय करवाना पड़ेगा कि कितना पोर्शन जो भी राशि वो दे रहे हैं, चाहे वो चार्जेबल हो चाहे ना हो, किसी भी नॉन रेजिडेंट को, उसमें से कितनी राशि चार्जेबल है. और असेसिंग ऑफिसर जब वो तय कर देगा कि कितनी राशि चार्जेबल है उसमें से, तो उस हिसाब से फिर उस राशि पे टीडीएस कटेगा. तो इस तरह से काफ़ी 6 और 7 में काफ़ी कंप्लायंस के, अगर जो पेमेंट नॉन रेजिडेंट को किया जाता है या फॉरेन कंपनी को किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि ह्यूज कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स हैं. जो पर्सन है रिस्पॉन्सिबल, पर्सन वर्ड जब हम यूज करते हैं तो वो, जब हम पर्सन वर्ड यूज करते हैं तो जब हम कहते हैं कि पर्सन कैन बी अ फर्म ऑल्सो, पर्सन एओपी बीओआई ये सब इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो, तो काफ़ी वाइड डेफिनेशन. खासतौर पे जो हमारे जो ऐसे लोग हैं जो कि इसमें जो नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो इंडियन सिटीजन्स हैं, अगर वो ऐसा पेमेंट किसी भी नॉन रेजिडेंट को करते हैं या फॉरेन कंपनी को करते हैं, तो उस पर हमारी सरकार कार्रवाई कर सकती है कि आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा. ऐसे पर्सन जो इंडिया से बाहर के सिटीजन होंगे और वो किसी भी फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर देंगे, तो वो इस दायरे में नहीं आएंगे कि वो ये फॉर्म भरें, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि इंडिया से बाहर कहीं पे पर्सन हो और हमारा एक्ट ये रिकग्नाइज करेगा कि वो एक पर्सन है, लेकिन वो हमारा सिटीजन भी नहीं है, और वो किसी भी दूसरे फॉरेन कंपनी को, वो हमारे देश की नहीं है, इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी, इंडिया में रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसको पेमेंट कर देगा. तो ऐसे केस में उसको सूचना देना कोई ज़रूरी नहीं है. ये कंप्लायंस उनकी तरफ से ज़्यादा है कि जो कि इंडिया में या तो रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, तो इंडिया में काम कर रहे हैं, और उनके लोग जितने भी हैं उसमें जो ओनर्स हैं उसके इंडिया में रेजिडेंट हैं अगर, और इंडिया के सिटीजन्स हैं, और इंडिया के सिटीजन्स नहीं भी हैं तो इंडिया के अगर रेजिडेंट हैं तो भी इसको लागू किया जा सकता है. तो इस तरह से 194 हम लोग कंप्लीट करते हैं. इंपॉर्टेंट प्रोविजन फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू टीडीएस के लिए. अब आते हैं इनकम पेएबल नेट ऑफ टैक्स 195A.
इन अ केस अदर देन रेफर टू इन सबसेक्शन 1A ऑफ 192 192 1A में जहां आपने देखा था, जहां पे कुछ ऐसे एसएससीज हैं जो अपने एम्प्लॉइज का टैक्स भी पे कर देते हैं, उन मामलों को छोड़ते हुए जहां पर भी एक एग्रीमेंट है या दूसरा अरेंजमेंट है, और उस एग्रीमेंट या दूसरे अरेंजमेंट के द्वारा द टैक्स चार्जेबल ऑन एनी इनकम रेफर्ड टू इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो प्रोविजंस हैं उसमें अगर कोई भी इनकम ये जो टैक्स चार्जेबल है, इट इज टू बी बॉर्न बाय द पर्सन बाय हुम द इनकम इज पेड। एक एग्रीमेंट कर लिया पेमेंट करने वाले के बीच में और पेई के बीच में, पेयर और पेई के बीच में एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट है कि बाय हुम द इनकम इज पेएबल, यानी कि जो भी इनकम दे रहा है वही टैक्स को भी वहन करेगा अगर उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। वैसे तो टैक्स कौन वहन करता है? जो पेई है। लेकिन अगर पेई और पेयर के बीच में एक एग्रीमेंट हो गई जहां पे ये लिखा हुआ है कि टैक्स आप दोगे, पे जो जो इनकम दे रहा है वही टैक्स देगा, then for the purpose of deduction of tax under those provisions, such income shall be increased to such amount as would, after deduction of tax at the rates in force for the financial year in which such sum income is payable, be equal to the net amount payable under such agreement or arrangement. कहने का मतलब ये हुआ, तो उस इनकम को बढ़ा दिया जाएगा। सच इनकम शैल बी इंक्रीज, जो इनकम दी जा रही है अगर उसको टैक्स देना है, जो देने वाला है, तो उसमें वो टैक्स भी जोड़ेगा। जैसे उसको 100 रुपीज दे रहा है, वो 100 रुपीज पे टीडीएस है 2 रुपए, चूंकि वो 2 रुपए पेयर को वहन करने हैं तो वो 102 देगा। सच इनकम शैल बी इंक्रीज टू सच अमाउंट as would after deduction of tax thereon at the rates in force be equal to the net amount payable। इसको घटाने के बाद वो नेट अमाउंट पेएबल आ जाता है। तो 102 में से आप 2 घटा देते तो 100 आ जाता है, तो इसीलिए वो उसको टैक्स की राशि को बढ़ा के उसको पेमेंट करेगा, जिससे कि वो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो राशि वो काट के उसको जमा कर देगा खाते में सरकार के। उसके बाद इंटरेस्ट और डिविडेंड और अदर सम्स पेएबल टू गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक और सर्टेन कॉर्पोरेशंस, notwithstanding clause, it rides over the other clauses. No deduction of tax shall be made by any person from any sums payable to। यदि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट को कुछ दे रहा है पेमेंट, या आरबीआई को दे रहा है, या सेंट्रल एक्ट के द्वारा कोई कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड है उसको दे रहा है, जो कॉर्पोरेशन एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स से अपनी इनकम पे, या म्यूचुअल फंड को दे रहा है, तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वेयर सच सम इज पेएबल टू इट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट अगर इन 4 एंटिटीज को किया जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स, डिविडेंड की बात हो रही है या इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिक्योरिटी या शेयर से संबंधित है, जिसको वो ओन करता है, ओन बाय इट, और इन विच इट हैज फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जिसमें कि इसका फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, और एनी अदर इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू इट। यहाँ टू इट जो शब्द आ रहे हैं, तो नो डिडक्शन शैल बी मेड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी सम्स पेएबल टू इट। टू इट का मतलब इन चारों को जब इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया जाता है, सच सम इज पेएबल टू इट मतलब इन चारों में से किसी को भी अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया जा रहा है किसी भी सिक्योरिटी या शेयर्स के रिस्पेक्ट में, जो उसको ये ओन करती है, गवर्नमेंट अगर किसी सिक्योरिटी को ओन करती है उसके संबंध में उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया जा रहा है, और इन विच इट हैज फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट।
जिन शेयरों या सिक्योरिटीज में इसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इन चारों का, उस संबंध में अगर उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया जा रहा है, या कोई भी इनकम ऐसे जो अराइज हो रही हो उस सिक्योरिटी या शेयर से, एनी अदर इनकम अक्रूइंग अराइजिंग टू इट, का मतलब इनको जो भी इनकम अक्रू या अराइज हो रही है, यानी इन चारों को जो भी इनकम या तो दी जाती है, यानी सम्स पेएबल है, या कोई अक्रू या अराइज होती है, उन सम्स पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे वो अक्रू अराइज हो रही हो उनको या पेएबल हो सम्स, अगर वो राशियां इनको दी जा रही हैं या इनको अक्रू हो रही है, उस पर टीडीएस नहीं काटे। उसके बाद है इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। जो भी व्यक्ति किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है या फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहा है कोई भी इनकम म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के रिस्पेक्ट में, तो 1023D में स्पेसिफाइड है, ज़्यादातर ये पेमेंट म्यूचुअल फंड करेगा, और फ्रॉम द स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज 35 ऑफ सेक्शन 10, क्या जो पेमेंट स्पेसिफाइड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है जो 1035 के एक्सप्लेनेशन में रेफर्ड है, तो जब भी ये पेमेंट किया जाता है तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट वो उस पर 20% रेट पे टीडीएस कटेगा। तो लेट अस सी कि 10 में 35 में क्या कहा गया, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉट ऑब्स्टेंट क्लॉज है कि कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा कोई भी इनकम पे जो पेएबल है यूनिट्स के रिस्पेक्ट में, यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के, वो पेमेंट अगर किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन को या किसी नॉन रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को किया जा रहा है जहाँ पर यूनिट्स एक्वायर किए गए थे फ्रॉम द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एनआरई फंड्स में से जो कि किसी बैंक में मेंटेन्ड है, या फॉरेन करेंसी में फंड बाहर से लाए गए, फॉरेन करेंसी यूज करके अगर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फंड को खरीदा गया, तो किसी भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा, और उनको पेमेंट कर रहा है वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या वो जो भी पेमेंट जिसके यूनिट्स हैं, in accordance in either case with the provisions of Foreign Exchange Management Act 99 and the rules made thereunder। और अगर ये ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत हो रहा है, बाकी तो इलीगल ट्रांजैक्शन तो आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि अगर ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो उनके प्रोविजंस है उसके तहत ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें कि कोई इनकम पे की जा रही है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा और वो खरीदी जा रही है नॉन रेजिडेंट अकाउंट का फंड यूज करके, तो जो भी ये यूनिट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए एक प्रावधान हो गया, वहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट इंडियन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वर्ड डिफाइन किए गए हैं जो कि अलग अलग एक्ट से लिए जा रहे हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन वर्ड को भी सेक्शन 115C के डेफिनेशन से लिया गया है, और इस पे आते हैं हम लोग अभी 115CE में कैसे नॉन रेजिडेंट इंडियन को डिफाइन किया जा रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और उसके बाद एक आ जा रहा है कि वेयर एनी इनकम एज अफोरसेड इज क्रेडिटेड, किसी भी अकाउंट में डाली जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि पेई के अकाउंट में ही ये क्रेडिट किया गया है। तो इसके पहले कि हम सेक्शन 115C में जाएं, हम 1035 में एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि ये कौन सी वो स्पेसिफाइड कंपनी जो पेमेंट कर रही है जिसके सिलसिले में 20% टैक्स को काटने का जिक्र है। 1035 में जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखना है हमको। ओके, 10 देखते हैं। Any income by way of income received in respect of mutual funds, units of mutual fund, या income received in respect of units from administrator of the undertaking or specified company। तो यहाँ जो specified company है
स्पेसिफाइड कंपनी वो कंपनी है जो कि एक कंपनी है जिसका रेफरेंस 2H ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया है। तो वो जो स्पेसिफाइड कंपनी उसके लिए ये है, जिसका रेफरेंस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक्ट में है। इनसे जो भी इनकम प्राप्त होती है वो टैक्सेशन से फ्री होती है, ये हमने देखा ही है। और यहाँ पे अगर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है, उसको पेमेंट किया जा रहा है किसी भी इनकम का म्यूचुअल फंड के या स्पेसिफाइड कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, तो उस पर 20% का टैक्स कटने का प्रावधान है। ये फ्लैट रेट है, यानी कोई भी जो म्यूचुअल फंड टाइप का जो पेमेंट है या स्पेसिफाइड कंपनी जो डिपॉजिट लेती है, स्पेसिफाइड कंपनी जो यूटीआई एक्ट में डिफाइंड है, यानी एक तरह से वो सरकारी टाइप की कंपनी हो गई। और म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करने के लिए कि म्यूचुअल फंड जो पेमेंट करेंगे किसी को, तो उस पर टीडीएस काट, उस पर 20% पे वो टीडीएस काटेंगे। इज ऑल्सो वेरी यूजफुल प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें टैक्स आने की उम्मीद रहती है। लेकिन हम वो 115AC में एक बार वो डेफिनेशन देख लें जाके, दैट इज नेसेसरी फॉर अस टू सी बिफोर वी गो फर्दर। और इसको मैं इसीलिए 196A को खोलता हूँ, वहाँ पे हमारे पास लिंक है। सेक्शन 115CE में नॉन रेजिडेंट इंडियन को कैसे डिफाइन किया गया। 115CE में देखिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। जब हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, मीन सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिविजुअल या वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन भी हो सकता है जो कि रेजिडेंट नहीं है। मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन वो है जो कि या तो सिटीजन है, और सिटीजन अगर है तब तो वो साथ में बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कोई भी हो सकता है। इंडियन का मतलब ये नहीं कि इंडियन सिटीजन, इंडियन का मतलब जो इंडियन ओरिजिन का हो वो भी इंडियन है, सिटीजन हो चाहे ना हो। इंडिया से बाहर रह रहा है, अगर वो रेसिडेंट नहीं है, इंडिया से बाहर रह रहा है, 182 डेज में इंडिया नहीं रह रहा, या जो भी उसके मापदंड हैं उसको रेसिडेंट बनाने के, उससे उसको मीट कर रहा है कि वो नॉन रेजिडेंट के स्टेटस को मीट कर रहा है, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन में ओरिजिन है, तो ऐसा व्यक्ति नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएगा। यहाँ खास तौर पे ये बात आ रही है कि ही नीड नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। So we have completed up to 196A, and we come to the end of this session. We'll continue from 196B in the next session at 2:15 p.m.